देख रहे हैं न्यूज की पाठशाला। मैं हूं पद्मजा जोशी। सबसे पहले बताते हैं कि आज पाठशाला में हम आपको क्या क्या पढ़ाने वाले हैं। आज पाठशाला में चुनावी राजनीति का वसूली चैप्टर आपके सामने खुलेगा, यानी कि आज उन नेताओं की क्लास लगाएंगे जो आपके वोट में अपने लिए नोट देखते हैं। आप जितने वोट डालेंगे वो उसको और बड़े नोट में किसी ना किसी पार्टी को बेच देंगे। आज हम उस राजनीति को भी बेनकाब करेंगे जो आपके वोट की बोली लगा देती है। आज चुनावों में छोटी पार्टियों के सीक्रेट बिजनेस को समझाने वाली भी क्लास लगेगी। किस तरीके से एक एक वोट, एक एक सीट, एक एक वोट के प्रतिशत का खरीद फरोख्त होती है, वो सब आपको समझाएंगे। तो शुरू करते हैं पाठशाला में पॉलिटिकल साइंस की क्लास से। आज सुबह टाइम्स नाउ नवभारत ने किया एक बड़ा खुलासा। ऑपरेशन मुख्यमंत्री में आज आपने दिन भर क्या क्या देखा? आज आपने वो विस्फोटक खुलासा देखा जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। ऑपरेशन मुख्यमंत्री में यूपी के नेताओं में हड़कंप मच गया है। हमारे सीक्रेट कैमरे में यूपी के 2 सियासी चेहरे कैद हो गए हैं। दोनों चेहरे जो आपके सामने हैं, संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, और ओम प्रकाश राजभर जो कि एसबीएसपी के अध्यक्ष हैं। ये 2 चेहरे सीक्रेट कैमरे पर नैतिकता के टेस्ट में पूरी तरह से फेल हैं। पहला सियासी कैरेक्टर आपको बताया हमने, संजय निषाद जी हैं, और दूसरे हैं ओम प्रकाश राजभर। यूपी की राजनीति को समझने वाले लोग इन दोनों ही चेहरों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। संजय निषाद कौन है? यूपी में निषाद पार्टी चलाते हैं। ओपी राजभर यूपी में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि एसबीएसपी चलाते हैं। ये दोनों ही पिछड़े समाज के हित की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन बंद कमरे में कैसे गरीबों की, शोषित वंचित वर्ग के लोगों के एक एक वोट की डीलिंग करते हैं, ये आज जग जाहिर हो गया। इन्हें टाइम्स नाउ नवभारत की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने महीनों की मेहनत के बाद एकदम एक्सपोज कर दिया। तो अब आपको बताते हैं 10 चीजों में क्या बड़े बड़े खुलासे हुए हैं। 10 पॉइंट्स में आप आसानी से समझ जाएंगे। पहली बात यह है कि चुनाव से पहले छोटी पार्टियां पीछे, पर्दे के पीछे रह करके डील फिक्स कर रही हैं, एक तरीके से फिक्सर बन जाती हैं। दूसरी बात, पैसा लेकर किसी भी पार्टी को समर्थन देने के लिए तैयार है। वो बात करते हैं नैतिकता की, आदर्शों की, पर यह फर्क नहीं पड़ता कि उनके आदर्श उन्हें क्या बताते हैं। बात सिर्फ ये मैटर करती है कि सिक्का कौन ज्यादा फेंकता है, बड़ा नोट, मोटी रकम कौन देने को तैयार होता है, उसी पार्टी को यह समर्थन दे देते हैं। तीसरी बात, टिकट के लिए ज्यादा रकम देने वाले कैंडिडेट को लाने की ये बात करते हैं। चौथी बड़ी बात, गठबंधन के लिए विचारधारा बिल्कुल भी मायने नहीं रखती। विचारधारा सिर्फ इतनी है कि पैसा ज्यादा मिलना चाहिए, निजी फायदा होना चाहिए, मोटी रकम मिल जाए, मंत्री पद मिल जाए, हो सके तो उप मुख्यमंत्री बना दे। पांचवी बात यह है कि जो बड़ी पार्टी ज्यादा रकम दे उसी से गठबंधन करने के लिए तैयार है। छठी बात, अपने समाज के हित की कोई चिंता नहीं होती, सिर्फ पदों से मतलब है। सातवीं बात, मलाईदार मंत्रालय लेकर चुनावी खर्च की वसूली करने का भी कबूलनामा है। ये लोगों को काफी पता रहता है कि कुछ एक ऐसे मंत्रालय होते हैं जिसमें नोट छापने का काफी मौका मिलता है, इसीलिए इसको क्रीमी लेयर वाले मंत्रालय कहते हैं। आगे आप देखेंगे कैसे दोनों ही नेता कह रहे हैं कि उनको क्रीमी मंत्रालय की बस आस है कि थोड़ा पैसा खर्च करें वो चुनाव में, बाद में मंत्रालय से वसूल लें। आठवीं बात, वोट बैंक की लड़ाई में अगर कोई सियासी विरोधी हो, यानी कि उसी समाज का कोई और नेता इनको चैलेंज करे, तो उसको दबाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए ये मर्डर तक करने के लिए तैयार है, यानी कि एक क्रिमिनल प्रवृत्ति भी है इनकी। नौवीं बात, सियासी विरोधियों को रोकने के लिए हिंसा भड़काने से भी नहीं हिचकेंगे। और 10वीं और आखिरी बात, पैसे के लिए अपने ही समाज को ये लोग धोखा देने के लिए तैयार हैं। ये बात भी हमारे सीक्रेट कैमरे पर इन्होंने मान ली है। तो आपको 2 बड़े किरदार हमने बताए। सबसे पहले हम बात करेंगे संजय निषाद जी की।
कौन है संजय निषाद? सुनिए कि वो कैसे चुनावी डीलिंग के तरीके बता रहे हैं। आप ये भी सुनेंगे कि कैसे वो टिकट बेचने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सर इस बार पार्टी चुनाव में तो मतलब धन बल भी चाहिए होगा, तो हम सब बेचेंगे, सीट कितना देंगे, कहेगा हम ही खरीदते हैं आपका, बढ़िया है ना, कहेगा तो बेचोगे, हमने कहा बेचेंगे, कहेगा हमको भी हम कर लेंगे। सर हमको भी बता दीजिए, मेरे पास भी है 2-3। इसीलिए मैं कहूँगा ना, हमें तो पैसे चाहिए, उसी पैसे से इस समय चलना है। अधिक से अधिक दिलाओ। कितना फिर भी सर सामने, अब अपने मुंह से मैं बोल दूं सर, फिर ऊपर नीचे हो जाए तो दिक्कत हो जाती है सर। नहीं, अधिक से अधिक दिलाओ ना। कितना? माइती के फार्मूला था, वो पूरा याद कर लो। बंधन हम उसको आपके जीवन में काम आएगा। बिल्कुल, उनसे भी कुछ सीख हुआ। जी। जो काम करे 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। नहीं, जो काम करे 6 पावे, जो करवाओ 12, और जो इधर उधर भाव मिलाओ पावा 18। तो अब तो इस तरह की डीलिंग जो है, इसको छुपाने की भी कोई कोशिश नहीं है। अब तो फॉर्मूला भी बता रहे हैं कि ये 6 पावे पर जो भाव तय करे वो 18 पावे। अब इसको क्या नाम से बुलाया जा सकता है, ये आप बेहतर जानते हैं। एक तरीके से दुकान सज गई है और उस दुकान में बेचा क्या जा रहा है? आपका वोट, जो आप ये डालते हैं ये सोच करके कि आपके हित की बात होगी, आपके समाज की बात होगी, आपका विकास कैसे हो उसकी बात की जाएगी। किसी को समर्थन देने के वक्त बात होती है अपने फायदे की। तो संजय निषाद से आपका परिचय करा देते हैं। उनकी पॉलिटिक्स क्या है आप आसान शब्दों में समझ लीजिए। ये केवट बिंद मल्ला मछुआरा समाज की राजनीति करते हैं। ये पहले बीएसपी में थे। 2016 में इन्होंने अपनी निषाद पार्टी बनाई। फिर क्या हुआ, पूर्वांचल के 16 जिलों में निषाद वोटों पर इनकी पकड़ थी। इन्होंने कहा कि 16 जिलों में हमारा पूरा तरीके से दावा है। 2018 में निषाद पार्टी ने एसपी बीएसपी से गठबंधन कर लिया। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद गोरखपुर लोकसभा उपचुनाव जीते। 2019 में निषाद पार्टी फिर एनडीए में यानी कि भाजपा के साथ मिल गई, एनडीए में शामिल हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में संजय निषाद के बेटे प्रवीण संत कबीर नगर से बीजेपी की टिकट पर लड़े और साथ ही साथ जीते भी। तो अब निषाद वोटर और वो जो 16 जिले हैं वो इतने जरूरी क्यों हैं? कैसे कोई जो कि 1 दशक से कम राजनीति में बिता चुके हैं, ना सिर्फ एक बड़े नेता खुद को मानते हैं पर अपने बेटे को भी उन्होंने चुनाव जिता दिया। निषाद वोटर उत्तर प्रदेश में बहुत अहम है। वो इसलिए क्योंकि पूर्वांचल की कई सीटों में निषाद वोटरों की संख्या करीब 17% या उससे ज्यादा है। 150 सीटों पर इनका असर सीधे सीधे देखने को मिलता है। संजय निषाद की चुनावी हैसियत कैसे धीरे धीरे बढ़ी वो भी आप देख सकते हैं। आप देखिए 2017 का अगर हम विधानसभा चुनाव देखें तो 100 कैंडिडेट उन्होंने उतारे, 1 कैंडिडेट की जीत हुई और कुल जो इनको वोट पड़े वो 5.5 लाख के करीब थे, पर वोट शेयर फिर भी 1% से कम ही था, यानी कि 0.60% इनका वोट शेयर था। उसके बाद 2 साल बाद देखिए आप जब 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो संत कबीर नगर सीट से, जैसे कि मैंने बताया, इनके बेटे प्रवीण निषाद वो लड़े और बीजेपी के टिकट पर वो जीते और आप देखिए उनको वोट कितने मिले, 4.5 लाख से भी ज्यादा वोट प्रवीण निषाद को मिले। और संजय निषाद इसी तरीके से अपने समुदाय के, अपने समाज के एक बड़े नेता, एक बड़े नाम की तरह से उभरे और उनको एक तरीके से वो बार्गेनिंग चिप मिल गया कि ये समाज मेरी मुट्ठी में है, अगर आप ये वोट बैंक चाहते हैं तो आपको वही देना होगा जो मैं चाहता हूं। यही जानते हुए हम संजय निषाद के पास पहुंचे। हमारी एसआईटी के अंडरकवर रिपोर्टर ने उनसे क्या सवाल किया, उन्होंने कहा सीधे सीधे कि चुनाव में भारी भरकम खर्च होता है, सभी जानते हैं। आप इतनी छोटी पार्टी हैं, आप आखिर मैनेज कर कैसे पाएंगे? आप कह रहे हैं कि हम सारी सीटों से लड़ेंगे, हम फलां सीटों से लड़ेंगे, पैसा किधर से आएगा?
संजय निषाद का जवाब था कि ये सब हो जाएगा, टिकट बेच देंगे, नीलाम कर देंगे टिकट, जो ज्यादा देगा वो हम टिकट नीलाम कर देंगे। अगर कोई व्यक्ति किसी टिकट के लिए ज्यादा रकम दिलवाएगा तो उस व्यक्ति को ज्यादा रकम के हिसाब से ज्यादा कमीशन भी मिलेगा। यानी एक तरीके से ये नेता एक एक सीट की बोली लगाते हैं। संजय निषाद ने कहा कि ऐसे कैंडिडेट लाओ जो ज्यादा पैसे दे सके। एक एक सीट की रेट लिस्ट भी संजय निषाद साहब के दिमाग में पूरी फहरिस्त तैयार थी और ये रेट लिस्ट कैंडिडेट की जाति के हिसाब से अलग अलग होती है। उन्हें यहां तक पता है कि चुनाव में कहां कहां कितना पैसा खर्च होगा और वो पैसा कहां से आएगा। तो इस बार एक सीट पे कितना खर्च करने वाले हैं? कुछ तो बनाए होंगे ना आप? 1 करोड़ रुपया खर्च करेंगे एक सीट पे। तो इतना आएगा कहां से? प्रत्याशी से लेंगे। वो भी चाहिए होगा ना वैसा। 1 करोड़ तो पार्टी खर्च करेगी, 1 करोड़ वो खर्च करेंगे जीतेंगे, लेकिन अनुसूचित वाले 50 लाख भी खर्च करेंगे तो ठीक, उतना रिकवर भी करना पड़ेगा आपको। 2 करोड़ रुपया मान के चलो एक पार्टी खर्च होगा तो हम लोग। अच्छा, यहाँ ये भी होता है कि शराब वराब बांटना पड़ता होगा आप लोगों को? तो सब खर्चा सुने सब तो ऊपर ही जाता होगा। तो आप सोचेंगे कि एक टिकट के लिए, वो भी निषाद पार्टी जैसी पार्टी के टिकट के लिए कोई 2-3 करोड़ रुपए आखिर क्यों देगा? क्योंकि संजय निषाद साहब इसको एक बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझाते हैं। या फिर अगर आप देख लीजिए कि कोई इकोनॉमिक्स का जो एक फंडामेंटल्स होते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आप इतना पैसा डालेंगे तो आपको उसमें कितना लाभ होगा, कितना फायदा बाद में मिलेगा। तो चुनावी डीलिंग सिर्फ टिकट बेचने तक ही नहीं सीमित रहती है। संजय निषाद जी ने हमारे सीक्रेट कैमरे पर यह भी बता दिया कि चुनाव के बाद अगर आप जीत करके आते हैं तो मंत्रालय की भी डील की जाएगी। मलाईदार मंत्रालय हथियाए जाएंगे और फिर शुरू होगी वसूली। असली खेल शुरू होता है चुनाव के बाद। अगर कोई निषाद पार्टी से जीत करके आ रहा है तो आप क्या सोचेंगे? मंत्रालय मिलेगा, वहां निषाद समुदाय के भलाई की बात की जाएगी, कुछ अच्छी स्कीम्स निकाली जाएंगी, उन इलाकों में स्कूल बनाए जाएंगे, लड़कियों को पढ़ाया जाएगा। पर नहीं, मकसद सिर्फ इतना है कि मंत्रालय अच्छा सा अपने पास रखो, ज्यादा से ज्यादा वहां बैठ के नोट छापो। यह बात भी आपके लिए सुननी बहुत जरूरी है। तो सर मैं कितना बोलूं उसको? आप बोलिएगा तो फिर अभी तो तैयार करो सर। तैयार तो है सर। आज सुबह ही मेरी मीटिंग थी 2-3 लोगों से। तैयार करो, उनसे बोलो पहले पैसे की बात मत करो पहले। तो बोलो पहले आप उनका कहना पार्टनर बने, नई पार्टी है पार्टनर बने। जिस तरीके से अडानी अंबानी पार्टनर बने, पार्टी को चलाने के लिए पार्टनर बने, ठीक है? तो 2 फायदा होगा तुम्हारा। हाँ रमेश, अभी हम बात करेंगे, जब हम काट दिए फोन तो हम बतिया रहे गाड़ी में बैठ के तुमसे। पार्टनर बनो, पार्टिसिपेट करो, मंत्री मिल जाओगे। मंत्री मिलेगा अगर मैं बोलूँ तो? मंत्रालय मिलेगा, टॉप 10 के 2 मंत्रालय कम से कम देंगे आप। 2-3 तो मिलेगा। अरे यार 4 जीता था हम प्रकाश राज, ओम प्रकाश जी को भी तो मिला था। 4 जीता था, 1 मिला था, 3 SC जीते थे, 2 SC 1 सामान। तो मान लीजिए 2 अगर मिलेगा तो 1 हो जाएगा मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर कम से कम 2 लेंगे, अभी बात करेंगे। राज्य मंत्री ले जाएंगे, स्वतंत्र प्रभार लेंगे। टॉप 10 के 2 काउंट मिनिस्टर करने पैसे वाले, जैसे पीडब्ल्यूडी विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, टॉप 10 है ना, तो उसमें 2 लेंगे। फिर योगी राज में फिर ठीक है। क्या मतलब, हम टॉप 10 रहेगा तो क्या करेंगे? नहीं तो फिर फंड कहाँ से आएगा सर? आएगा ना, तो बीच में उंगली उभरेगा। टॉप 10 के लिए कोई प्रभाव नहीं। टॉप 10 में है मौर्य है, कहाँ का प्रभाव? टॉप 10 मंत्रालय फ्री है, उस पर प्रभाव नहीं। नीचे वालों को दिक्कत है।
दिलचस्प बात सुनिए आपने, जिस तरीके से निषाद साहब कह रहे हैं टॉप 10 मंत्रालय, कैसे होती है रैंकिंग इन मंत्रालयों की, यानी जिस मंत्रालय में ज्यादा पैसा बना सकेंगे उसी हिसाब से वो टॉप 10 में जगह पाएगा। ये तो आपने पूरी गणित सुन ली संजय निषाद जी की। अब बात करते हैं ओम प्रकाश राजभर की। जिन पार्टियों को 1% वोट भी नहीं मिलता, वो पर्दे के पीछे कैसे करोड़ों की डीलिंग करती हैं, संजय निषाद के कबूलनामे से सब कुछ साफ हो गया है। हमने एक और सियासी कैरेक्टर को आज बेनकाब किया, इनका नाम है ओम प्रकाश राजभर। दिलचस्प बात यह है कि ये नेता कैमरे के सामने नैतिकता की बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जब संजय निषाद पर हम खुलासा कर रहे थे, तब राजभर साहब ने निषाद जैसे नेताओं को नैतिकता का पाठ पढ़ा दिया। पहले इनकी नैतिकता की बातें सुनिए। मैं उत्तर प्रदेश में एक मिसाल आपके सामने दिया, जो आपने सवाल पूछा। 75 साल में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल कानून मंत्री से इस्तीफा दे दिया था, पिछड़े दलित वंचित समाज को जब अधिकार नहीं मिला। ठीक उन्हीं के रास्ते पे चल करके ओम प्रकाश राजभर ने, मैं भी कैबिनेट मिनिस्टर उत्तर प्रदेश में था, और जब सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी ने लागू नहीं किया, घरेलू बिजली का बिल माफ नहीं किया, एक समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा और फ्री शिक्षा लागू नहीं किया, तो हमने भी देखा कि इनकी सरकार में गरीबों के इलाज के लिए फ्री व्यवस्था नहीं। कानून तो बनाते हैं कागजों पर, टीवी में दिखाते हैं, अखबारों में दिखाते हैं, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इस नाते जब मैंने देखा कि समाज का हित नहीं है, तो मैंने भी इस्तीफा देकर के लौट आया। अब कोई कहे कि ओम प्रकाश राजभर पैसा कमाने गया था या बार्गेनिंग करता है, तो ये तो भाई अब कहने वाले लोग कहें। हमारे पास 4 विधायक हैं, 8 सीट बीजेपी ने दिया था, और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, चाहे जेपी नड्डा जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, मैं उनके साथ 8 महीना समझौता सत्र के पहले मैं 8 महीने उनके साथ रहा हूं। एक भी पैसा अगर वो दिए हों तो हम राजनीति करना बंद कर दूंगा। तो जब संजय निषाद का स्टिंग ऑपरेशन चल रहा था, तब तो उन्होंने संजय निषाद को 2 टूक सुना दिया। जब अपने पर बनाई तो मामला कुछ और ही था। ये नेता गांधी और अंबेडकर की बातें कर रहे थे कैमरा पर, लेकिन जैसे ही कैमरा की जगह बंद कमरे में हम इनके साथ पहुंचे तो चुनावी डीलिंग शुरू हो गई। ओम प्रकाश राजभर की इसी राजनीति को हमने कैसे सीक्रेट कैमरे से पकड़ा, कैसे राजभर गठबंधन की आड़ में पैसे का खेल हमें बहुत ही तफसील से समझा रहे थे, कैसे वो एक एक सीट की कीमत 2 से 5 करोड़, शायद रैंकिंग के हिसाब से 2 से 5 करोड़ रुपए हो जाने का फॉर्मूला हमें समझा रहे थे। पहले उनकी बातें सुनिए। पार्टी के हम बाहर से कैंडिडेट नहीं लड़ाएंगे, हम तुम्हारे साथ अगर गठबंधन करेंगे तो तुम्हारा रेट बढ़ जाएगा। जहां तुम 2 करोड़ लेती हो तो तुमको 5 करोड़ 6 करोड़ मिलेगा। तो हमारे लोगों को लड़ने के लिए पैसा तुमको देना पड़ेगा, हम देंगे नहीं भैया, हमारे पास कुछ है नहीं। अगर पहले इसके लिए तैयार हो, सीट कम दे दो, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बेच देना तुम सीट। तो सच ये है कि दोनों दगे हुए कारतूस, सच तो ये दग रहे हैं। आज के तारीख में बीजेपी के खिलाफ माहौल बन गया है। अब उसको भुनाने के लिए अभी हमारी ताकत को लोग परीक्षण नहीं पाए, या उसको हम प्रदर्शित नहीं कर पाए। कैसे हिडन कैमरे पर हंस करके कह रहे हैं बेच देना सीट। सच है कि इसी तरीके से डीलिंग होती है असलियत में। हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार हैं, शरद प्रधान वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दोनों ही उत्तर प्रदेश को अच्छे से समझते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, आप बताइए इसमें गलती किसकी है? ये बेचने को तैयार है, पर गलती उसकी है जो कि बिकने को तैयार है, या वो वोटर या किसी जाति या समुदाय की पार्टी को वोट देता है? किसकी गलती मानेंगे? देखिए तनुजा, ये बड़ा कठिन प्रश्न आपने कर लिया है, क्योंकि जब हम कहेंगे कि गलती किसकी है, तो एक तो मैं ये कहूंगा कि आपने अच्छा किया, ये स्टिंग किया है 2 लोगों का, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि अगर किसी का भी स्टिंग कर लीजिएगा तो भ्रष्टाचार के मामले में तो सब ऐसे ही फंसे। ये मैं आपको बहुत स्पष्ट तौर पर कहूं कि ये इस तरह से करप्शन, इस तरह से भ्रष्टाचार जो नेता लोग करते हैं, और खास करके
जो ये पार्टियां हैं जो कहती तो है कि हम किसी जाति को उनके उन्नयन के लिए, उनकी बेहतरी के लिए, उस समाज के हक के लिए लड़ते हैं, लेकिन दरअसल वो सारी लड़ाई होती है कि कैसे अपना घर भरे। लेकिन यहां तक थोड़ी सी चिंता कम रहती। मैंने आपके जो दोनों स्टिंग ऑपरेशन है दोनों नेताओं के, और सुबह से मैं सुन रहा था, इनके मन में किसी के लिए कुछ अच्छा है ही नहीं। अपने समाज के लिए, जिसके साथ कभी रहे उस पार्टी के लिए, जिसके साथ बार्गेन कर रहे हैं उस पार्टी के लिए। तो दरअसल अगर हम ये कहें कि किसको दोष दे, तो हमारे लोकतंत्र में ऐसी पार्टियां और ऐसे नेता बड़े होते जाते हैं, ये सबसे बड़ा दोष तो हम लोगों का ही है, और इसे हमें बहुत ठीक से पहचानने की जरूरत है। नहीं तो हम ये मान के तो नहीं बैठ सकते ना कि अब ऐसा होता ही है। अब क्या करें, भारत में यही सदियों से चलता चला आ रहा है, अब ये चलता चला आएगा और आने वाले सालों में ऐसी पार्टियां और भी बढ़ेंगी। अगर हम पिछले कुछ सालों का ट्रेंड देखें तो ऐसी जातिवादी पार्टियां और बड़ी ही हैं। शरद प्रधान, तो क्या किया जाए? क्या इस तरीके की जातिगत राजनीति या जो जातिगत पार्टियां होती हैं उनको बंद किया जाना चाहिए? ये हो भी सकता है, क्योंकि ये बात करती हैं सोशल जस्टिस की, पर सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट अंत में अपना देखती हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा, और मैं हर्षवर्धन की बात से भी पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि ये दुर्भाग्य है इस देश का कि हर पॉलिटिकल पार्टी सिवाय ये चोरी करने के, नेताओं को सिवाय पैसा बटोरने के, राजनीति एक जरिया बन गया पैसा बनाने का। और ये जो इसको बढ़ावा मिल रहा है इस वजह से, क्योंकि दोनों की गलती है। इसमें मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं, खरीदने वाले की भी गलती है, बिकने वाले तो बहुत होते हैं, बिकने वालों की तादाद बहुत है, तो खरीदने वालों की भी कम नहीं है। इससे जाहिर होता है कि ये सारे ये मिली भगत है और ये दुर्भाग्य है। और इसमें देखिए क्रेडिट जाता है पद्मजा आपके जैसे लोगों को, चैनल्स को, जो कि इसे एक्सपोज कर रहे हैं, क्योंकि यही तरीका है कि जनता तक ये बात पहुंचे, असलियत पहुंचे, रियलिटी पहुंचे कि इनको किसी से कुछ लेना देना नहीं है, इनको अपनी तिजोरियां भरनी है और अपनी हैसियत बनानी, इससे और तिजोरी बढ़ जाए। अब वो बड़ी क्लियरली बोल रहे हैं कि पोर्टफोलियो तक की बात कर रहे हैं, कौन से नंबर 1 पोर्टफोलियो है, कौन सा टॉप वाले है। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि हमारे यहाँ के पॉलिटिशियंस को राजनीति का इस्तेमाल अपनी जेब भरने के लिए है, अपने खानदान, अपनी फैमिलीज को बढ़ावा देने के लिए है। इनका उस समाज से कोई लेना देना नहीं है जिसके बारे में ये दुनिया के सामने गुहार लगाते हैं, जिसके सामने गुहार मतलब जिसके बारे में ये क्लेम करते हैं कि वो उनके भले के लिए कर रहे हैं। तो हर्षवर्धन जी, एक बहुत आदर्शवादी बात लगती है, पर शायद ये वक्त आ गया है कि क्योंकि ये छोटी छोटी पार्टियां हर वक्त पाला बदलती रहती है, इनसे एक बार ऑडिट भी कर लिया जाए। चलिए, एक बार आप सपा के साथ जीत करके आए, अब जब आप बीजेपी के साथ आ रहे हैं, जरा बता दीजिए, पिछली बार आप सांसद बने या आप विधायक बने, हमारे समाज के लिए कितना कुछ कर लिया? 2 प्रोजेक्ट गिना दीजिए। नहीं पद्मजा, मुझे लगता है कि सबसे गंभीर प्रश्न यही है आपका, और इसको जरा थोड़ा सा ठीक से देखिए। इस देश में जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, जब नेता जीत कर आते हैं तो सामाजिक न्याय, जातिगत बेहतरी, विकास की बात हम कैसे मुख्य धारा में सबको लेकर आएंगे, और जब वो जीत जाते हैं तो उनके इर्द गिर्द कुछ लोगों के अलावा, कभी वो बाप बेटा पार्टी हो जाएगी, कहीं बेटी पार्टी हो जाएगी, कहीं परिवार के लोग आ जाएंगे उसमें। और जो सबसे खतरनाक बात है, इसको मैं कहूंगा कि ये क्षेत्रीय पार्टियां, जातिगत पार्टियां, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को आपने पकड़ा, इसके लिए बहुत अच्छा है ये, लेकिन जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें ये बीमारी ज्यादा रही है। राष्ट्रीय पार्टियों में फिर भी मैं ऐसा नहीं कहूंगा कोई पाक साफ है, लेकिन जो भी राष्ट्रीय पार्टियां देश में हैं उनमें करप्शन, उनमें जातिवाद, उनमें बेईमानी, उनमें अपने लोगों से धोखा देना वो बहुत कम है। अब सवाल ये है कि क्या जो आपने अभी सवाल किया कि छोटी छोटी जातियों की पार्टी तो और बनेगी, अब चूंकि अलग से किसी को कोई क्या विधानसभा जीत पाएंगे? जवाब है नहीं। आपने आंकड़ों में बहुत खूबसूरती से दिखाया। क्या लोकसभा जीत पाएंगे? जवाब है नहीं। तो अब सवाल ये है कि क्या वो जनता समझेगी क्या इनकी बार्गेन पावर इतनी ज्यादा बढ़ाते जाए कि ये कुछ लोग तय करेंगे कि अच्छा देखिए इस जाति का उन्नयन होना है तो हमारे घर परिवार के 4 से 10 लोग जीत जाए और हमें 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ देकर कोई पार्टी का टिकट लेके लड़ जाए। क्योंकि ये पार्टियां इसी भरोसे पर कायम हैं कि इस जाति का या इस समुदाय का या इस इलाके का वोट
अगर किसी बड़ी पार्टी को, किसी नेशनल पार्टी को लेना है तो हमारे पास ही आना पड़ेगा, क्योंकि लोग इस जाति के सब एक साथ हमें ही वोट करेंगे। हमारे साथ बने रहिए हर्षवर्धन जी और शरद प्रधान जी, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर की पॉलिटिक्स को समझना भी अब जरूरी है। कौन है ओम प्रकाश राजभर? अति पिछड़ा राजभर समुदाय की राजनीति करते हैं ये। 2002 में इन्होंने सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी कि SBSP बनाई। खुद को राजभर वोटों के इकलौते ठेकेदार बताते हैं। इसीलिए कोई भी पार्टी अगर राजभर वोट लेना चाहती है तो ये कहता है मेरे पास तो उनको आना ही पड़ेगा, मेरे सामने नाक रगड़नी पड़ेगी। यूपी में कुल मिलाकर 4% राजभर वोट है। पूर्वांचल इलाके में 18 से 20% राजभर वोट मौजूद है। और जब टक्कर की लड़ाई होती है तो आप सोच सकते हैं कि 18 से 20% कितना जरूरी होता है। पूर्वांचल का इलाका पहले से ही इस वक्त जो सरकार है उत्तर प्रदेश में उसके लिए सरदर्द बनी हुई है। वहां पर किसान आंदोलन भी चल रहा है और भी मुद्दे हैं। तो पूर्वांचल में ये वोट बहुत ही जरूरी होगा किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए। राजभर वोटर यूपी में कितने अहम हैं? 24 जिलों की 100 सीटों पर उनका असर है, ऐसा उनका दावा है। कौन कौन से वो जगह हैं जहां पर इनका सबसे ज्यादा असर दिखता है? वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, बलिया, यहां पर इनका काफी प्रभाव है। इसके साथ साथ गाजीपुर, जौनपुर और देवरिया में भी इनका काफी असर दिखता है। 66 विधानसभा सीटों में 40 से 80 हजार इनके वोटर मौजूद हैं। 56 विधानसभा सीटों में 25 से 40 हजार वोटर हैं। इन्हें कितने वोट कुल मिलते हैं? अब हर एक चुनाव का आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। अगर हम शुरुआत करें 2004 के लोकसभा चुनाव में 13 कैंडिडेट इन्होंने उतारे थे। उसमें इनको करीब 2.25 लाख वोट पड़े थे। वोट शेयर फिर भी 1% से कम था। उसके बाद अगला चुनाव देख लेते हैं जो कि 2007 का उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ। वहां पर इनके 100 से कम कैंडिडेट थे और उनमें से 94 की तो जमानत ही जब्त हो गई। 97 कैंडिडेट थे, 94 की जमानत जब्त हो गई। कुल वोट इनको पड़े 5 लाख से जरा से कम। फिर 2012 के विधानसभा चुनाव आए, उसमें इन्होंने 52 कैंडिडेट उतारे, वहां पर भी 48 की जमानत जब्त हो गई। कुल इनको वोट पड़े 5 लाख से थोड़े से कम और वोट शेयर भी 1% से कम, 0.63% इनका वोट शेयर पड़ा था। फिर 2014 का जो लोकसभा चुनाव था, 13 के 13 कैंडिडेट उतारे, 13 के 13 कैंडिडेट चित। कुल वोट पड़े इनके 1 लाख से जरा से ज्यादा, 1,18,000 इनके वोट पड़े। और आखिरकार 2017 के जो विधानसभा चुनाव थे उसमें 8 कैंडिडेट थे और उनमें से 4 जीते। कुल वोट इनके 6 लाख से थोड़े से ज्यादा पड़े और राजभर खुद कैबिनेट मंत्री बन गए। और आखिरकार जो 2019 का चुनाव था उसमें इनका प्रदर्शन कैसा रहा? उनके 39 कैंडिडेट थे और सबके सब हारे। कुल वोट 3 लाख से थोड़ा सा कम था। वोट शेयर 0.32% था। 2017 और 2019 के जो चुनाव थे विधानसभा और लोकसभा के, उसमें फर्क क्या था? ऐसा कैसे हो गया कि यहां पर इनके 4 कैंडिडेट जीते, खुद ये कैबिनेट मंत्री बने और अगले लोकसभा चुनाव में सबके सब हारे? फर्क था कि 2017 में ये भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ रहे थे, तो वहां पर उनका काफी असर मिला, उनको काफी सक्सेस भी मिली। यही सवाल मैं ले जाना चाहती हूं आपके पास शरद प्रधान। एक ये म्यूचुअल रिलेशनशिप होती है, ऐसा नहीं है कि आप ही अपने सारे जाति के वोट लेके जाते। अगर ऐसा होता तो राजभर साहब तो कब के मुख्यमंत्री बन चुके होते, पर उनको भी भारतीय जनता पार्टी की जरूरत थी। तो ये बताइए कि जब राजभर जो समुदाय है इनका एक कैप्टिव वोट बैंक बनके क्यों रह रहा है, जब ये बात साफ हो जाती है कि इनको भी बीजेपी के सहारे की जरूरत पड़ती है चुनाव जीतने के लिए, या किसी बड़े दल की जरूरत पड़ती है? पद्मजा, जो आपने कंपैरिजन किया वो विधानसभा और लोकसभा का किया, दैट इज नॉट फेयर। क्योंकि वो अगर आप वो दिखा रही तो उसमें तो हारे लोकसभा में और विधानसभा में जीते। तो ये पहली चीज तो अगर विधानसभा के दोनों कंपेयर करते तो ज्यादा क्लियर होता कि उस पार्टी के साथ अलाइन करने से इनका फायदा हुआ कि नहीं हुआ। पर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो इनको अलाइन करती हैं वो इक्वली जिम्मेदार हैं और इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं ये इस करप्ट प्रैक्टिस के लिए।
क्योंकि क्यों अगर इनको इग्नोर भी करते हैं तो क्या नुकसान हो जाएगा बीजेपी का या समाजवादी पार्टी का या बीएसपी का? आप ये बताइए, जिस तरह इनका जो हालत है जब जमाने से जब्त हो रही है, कितना डिफरेंस आएगा? क्योंकि एनकरेज इनको करने वाले इनके रेट क्यों बढ़े हैं? इनके रेट इसलिए बढ़े क्योंकि खरीदार जो हैं वो खुद करप्ट है। वो अपनी भी देखिए, इनको क्या आप दोष दे रहे हैं? ये तो छोटे से हैं, पार्टी 4 जनों को लेके जीतते हैं, माल कमाने में लगे हुए हैं। जो 150 सीटें और 200 सीटें और 400-300 सीटें जीतते हैं, उनको तो कम से कम कोई प्रिंसिपल्स फॉलो करने चाहिए। चलिए, तो समर्थन अगर कोई बेच रहा है तो किसी को खरीदना नहीं चाहिए, पर फिर भी सवाल वही बना रहता है हर्षवर्धन त्रिपाठी कि अगर कोई राजभर समुदाय का है, इनको ही वोट क्यों डालते हैं? अरे मेरे घर में चूल्हा लगेगा तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता मैं किस समुदाय से हूं, किस जात से हूं। तो आप बड़ी पार्टी को दे दीजिए, कांग्रेस को दे दीजिए, समाजवादी पार्टी को दे दीजिए, इन्हीं को क्यों? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। जातिवाद चला आ रहा है और हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। जी। हम ऐसी जातिवादी पार्टियों को बढ़ावा दे रहे हैं। दुर्भाग्य है, जब तक लोग जाहिल रहेंगे, जब तक लोग अनपढ़ रहेंगे, और जब तक अवेयरनेस नहीं आएगी, तब तक यही चलता रहेगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, चलता रहेगा, दुकान सजती रहेगी, टिकट बंटते रहेंगे, लोग बिकते रहेंगे, मंत्री बनते रहेंगे, पैसा छापते रहेंगे। नहीं, मैं इसका दोष जो देश की राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनको भी देता हूं। इसका मतलब ये है कि वो अपनी पार्टी में सभी जातियों का बराबर प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए। इसका मतलब ये है कि जो उस कास्ट की एस्पिरेशन थी उसको वो कैटर नहीं कर पाए। और अभी जो शरद प्रधान साहब ने कहा, सचमुच वो आंकड़ा जानना चाहिए कि ओम प्रकाश राजभर जब 2012 का चुनाव लड़े, 19 साल हो गया उनको पार्टी बनाए हुए, 2002 में बन गई थी उनकी पार्टी, तो 2012 के चुनाव में 52 सीटों पर लड़े थे और 4 छोड़ के सबकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये हैसियत है ओम प्रकाश राजभर की। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक समीकरण निकाला कि सभी छोटी जातियों को हम अपने साथ लेकर चलेंगे, उसमें वो 4 विधायक बनाने में कामयाब रहे। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय पार्टियों को भी ये समझना पड़ेगा कि क्या हम ऐसे नेताओं को, इन जातिवादी नेताओं को, ऐसी पार्टियों को बढ़ाएं या फिर उन जातियों के नेताओं को बढ़ाएं। जैसे अलग अलग अगर हम देखें तो आज केशव प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता, तो उनको अगर हम ये कहेंगे कि कोई आप एक मौर्य के नाम पर पार्टी बना ले, वो आपका नेता होगा, या फिर कोई मौर्य है जो कहता है कि हम नेशनलिस्ट व्यू के साथ रहेंगे, कोई राजपूत है, कोई ब्राह्मण है, कोई दलित है, कोई यादव, यानी कोई भी व्यक्ति जो एक नेशनल पर्सपेक्टिव में देखता है राजनीति को, वो बेहतर नेता होगा, या ऐसे नेता जो कह रहे हैं कि हम आग लगा देंगे, मार देंगे, जहर है, हम इंसेक्टिसाइड, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, ऐसे नेताओं को बढ़ाना। तो अगर राष्ट्रीय पार्टियां इन सब का रिप्रेजेंटेशन करती तो आज ये नौबत नहीं आती। अभी जो हाल फिलहाल में जो मोदी सरकार ने एक तरीके से पुश किया है ओबीसी का, अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लगातार ये हाईलाइट भी किया है कि कैसे जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ केंद्र में तो ओबीसीज को ज्यादा रिप्रेजेंटेशन दिया गया, कैसे खास कदम लिए गए हैं। इससे ये जातिगत राजनीति पे कुछ असर पड़ेगा कम से कम आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश में? शरद प्रधान जी, बिल्कुल पड़ेगा, असर पड़ेगा इसका, क्योंकि इस तरह के मेजर्स जो पुख्ता हैं, जो सॉलिड मेजर्स हैं, जिनसे वाकई में अब, लेकिन प्रॉब्लम इसमें देखिए फिर आएगी, क्योंकि ये जो मंत्री बन गए हैं इसकी गारंटी क्या है कि ये अपने समाज का भला करेंगे? क्योंकि ये अगर उसी तरह से लगे रहे जैसे ये राजभर हैं जिनको आपने अभी स्टिंग ऑपरेशन किया या संजय निषाद का किया, ये गारंटी कौन लेगा कि ये लोग आगे चल करके मंत्री बन करके समाज का भला करेंगे, अपने ही समाज का करें? नहीं, इसकी तो कोई गारंटी नहीं है। इन्होंने तो साफ साफ बोला, हमारे स्टिंग ऑपरेशन में बोला, हमने सारे सवाल पूछे कि आगे आपका क्या प्लान है, उन्होंने कहा टॉप 10 मंत्रालय लो, उसके बाद पैसा वसूलो, जितना खर्च किया है उतना कमाओ और ऊपर से थोड़ा सा और। मुझे लगता है कि ये चीज तभी जाएगी जब लोगों में अवेयरनेस आएगी, और मुझे दिख रही है धीमे धीमे, बहुत स्लो प्रोसेस है। जिस तरह एजुकेशन और अवेयरनेस बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है और शिक्षा बढ़ रही है, जो यंग लोग हैं किसी भी जाति के, वो ये सवाल पूछने लगे
और ये किसी नेता को पसंद नहीं है। और शायद इसका सबसे अच्छा नमूना हमने देखा था 2019 के लोकसभा चुनाव में, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में। हर्षवर्धन जी उसके बारे में आगे आपसे बात करेंगे, जहां जिनको पहले कैप्टिव वोट बैंक माना जाता था, जो नॉन जाटव दलित थे, जो नॉन यादव ओबीसी थे, भारतीय जनता पार्टी उनको तोड़ने में थोड़ी सी कामयाब हुई थी। पर किस तरीके से ये कुंडली मार करके बैठते हैं अपने समाज के वोट के ऊपर, ये इस बात से साफ हो जाता है कि ये नेता चुनावी डीलिंग ही नहीं करते। इनके वोट बैंक पर अगर किसी ने जरा सी भी सेंधमारी करने की कोशिश की तो ये नेता से गुंडा बनने में बिल्कुल देर नहीं लगाते। खुद संजय निषाद को आप सुन लीजिए, उनके वोट बैंक पर कैसे बिहार के मुकेश साहनी जब नजर डालते हैं तो कैसे संजय निषाद उसका जवाब देते हैं। सुनिए। लेकिन सर इस बार तो गुंडाई भी बहुत ज्यादा होने वाला है। तो हमारे लोग तो ऐसा थाना फूकने वाले होते हैं, हमसे बड़ा गुंडा किसके बात है। कैडर है ऐसा, बंदूक सब चलाएंगे, मार के फेंक देंगे। उन्होंने बताया ना 100 मर्डर करके भी करना पड़े तो कर रहा, हम तो वापस कर लेंगे। बिल्कुल सर, क्योंकि मुझे लगता है इस बार यूपी का चुनाव बहुत दिक्कत वाला है। दोनों करो मरो कर रहे हैं ना, ये भी आर पार की लड़ाई है सर। अभी जिला पार्षद वाला में देखिए ना, हमारा कुछ काम करो, बताइए ना सर। जैसे हमारे कार्यकर्ता 29, 30, 31 को रहेंगे, ठीक है, दिल्ली अधिवेशन है, ठीक। एक बार चल के वो अपनी सर्वे कर लो, ठीक, उनके साथ बैठक करो, ठीक, इंटरव्यू ले लो, क्या कमी है, क्या वो क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, दिशा हमें बता दो। आप बोलो कुछ नहीं करने वाले, हम ही करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल। किसी बात मांगते नहीं, उन्होंने पढ़ा दिया गया तो हमें बता दीजिए। 30-31 को है ना, ठीक है सर, 30-31 को मैं पहुंचता हूँ सर। तो उनसे ही पता कर लो कि क्या जैसा डेटा आ गया उनके पास। हमारा कार्यालय झोपड़ी 3 सेट डलवाया हूँ, 40 बाई 80 का, 40 फीट चौड़ा, 80 फीट लंबा, 6 कमरे बनवा रखा हूँ, 3 सेट का। आपको हमने लगभग 10,000 स्क्वायर फीट जमीन रखा, बहुत लंबा चौड़ा ले रखा। यहाँ से ये कुछ राष्ट्रपति भवन के गेट कितना सड़क पर चौड़ा है, चारों तरफ से। लखनऊ में बाहर लखनऊ ट्रेनिंग सेंटर है, वहीं जाते हैं हम। गेस्ट हाउस में हम सो जाते हैं, वहाँ आते हैं, तो वो ट्रेनिंग के समय ही सब आते हैं, बाकी समय गोरखपुर में काटते। तो देगा ट्रेनिंग कौन देगा? हम देते हैं, आप देते हैं। हम ही इमोशनल ट्रेनिंग देते हैं, मोटिवेशनल देते हैं, पॉलिटिकल। पहले उनको इतिहास पढ़ाते हैं एक दिन, उनको इंस्पायरेशन, फिर उनके सामाजिक कितना लोगों ने कहा, फिर हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स, ट्रांसपेरेंसी क्या क्या रखा है। तो सर अच्छा, तो ये मतलब इसका पूरा प्रोफाइल अब बनाते होंगे पहले खुद से? मैं उन्हें पढ़ाता हूँ कि तुम्हें राजनीति से फायदा क्या नहीं, क्यों तुम गरीब हो, कैसे गरीब हो, कैसे हो गए, कितना पावर है पॉलिटिक्स में। नहीं सर, कार्यकर्ता का भी ऊपर थोड़ी चलता है। हम देश राजनीति नहीं कर रहे हैं। सही बात है। बहुत तोड़ने का प्रयास किया, मुकेश साहनी आए पुलिस का कम जाए, मार के भगा लेंगे 1 महीना बाद में। हमारे गाड़ी में फूक खत्म हो जाएगा, 2-4 लोग जला के खत्म हो जाएगा, बाद में सारे को बिल्कुल, बस राजनीति खत्म हो जाएगी। तो बिहार तक खत्म हो गया, कुछ है नहीं। बिल्कुल, बिहार में खा गई नीतीश खा गए, अब तो बॉर्डर पर आ गए। अभी तय करें कि लालू साहब तो जा रहे हैं, भाजपा साहब। ये अलग अलग गुटों और समाजों के बेसिस पर किस तरीके से हाल फिलहाल में अचानक पार्टियां खड़ी हो गई हैं, उनका एक छोटा सा आपको मैं एग्जांपल दे देती हूं। सबसे अच्छी पार्टी सबका दल यूनाइटेड, सभी जन पार्टी, एक पार्टी है साफ पार्टी, एक और है जो कि कहती हैं वो खुसरो सेना पार्टी है, कल्याणकारी जनतांत्रिक पार्टी ज्वाला दल, महामुक्ति दल, हर्षवर्धन त्रिपाठी। एक तरफ किसी समुदाय की बात करना और वोट कटुआ होना, लगता है उनका ले दे के मकसद बस यही रह गया है। देखिए संजय, इसमें मैं एक बात कहूंगा, और ये राजनीति देखने वालों को ठीक से ये बात कहनी समझनी चाहिए। देखिए जो संजय निषाद कह रहे हैं, उन्होंने एक बात उसने कही कि हम लोगों को संविधान के बारे में भी बताएं, हम बताएंगे कि तुम गरीब हो, हम बताएंगे कि पॉलिटिक्स में पावर कितना है, कितनी ताकत है उसमें। अब सोचिए
कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, हमारे इतने शानदार संविधान के बाद, हमारे संवैधानिक दायरे में हमारी सरकारें सबको उनका हक नहीं दे पाए और उसका जो लाभ है, उस भावना को उभार कर ये लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। और मैं इसमें बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा, सीधे तौर पर दोषी ठहराऊंगा कि कांग्रेस की राजनीति करने वाले लोगों ने शायद ये समझा ही नहीं, इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। और आपने कहा कि अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी मंत्रिमंडल, दलित नेता वो सब बताते हैं, आदिवासी आए वो बताते हैं, महिलाओं का प्रतिनिधित्व वो बताते हैं। मुझे लगता है कि इसमें गड़बड़ी क्या है। अगर आप ऐसी जातीय पार्टियों से इस तरह से समाज को विभाजित करने वाले, उसमें इतना क्लेश रखने वाले, इतना कहें कि हर तरह से हिंसा, पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं, वो सब करने की कोशिश करने वाले नेताओं को आपको ठीक करना है, समाज को ठीक करना है, तो आपको हर जाति के नेता को सम्मान देना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में जो वी द पीपुल ऑफ इंडिया है, हम भारत के लोग, तो उसको ताकतवर करना पड़ेगा। वरना अगर आप उसे ताकतवर नहीं करेंगे तो इस तरह की पार्टियां, इस तरह के नेता वो आएंगे ही और वो यही करेंगे, थाना फूकेंगे, गाड़ी फूकेंगे, मारपीट करेंगे, आपस में भी मारेंगे। देखिए वो कह रहे हैं कि मुकेश सहनी आ गए तो उनको हम मार के भगा देंगे। क्योंकि अब ये एक नेता कम एक माफिया की तरह ज्यादा हो गया। जैसे कि हम 90 के दशक में सुनते थे, मुंबई में होता था एक इसका गैंग है, उसका गैंग है, अगर इस पे कब्जा किया तो मैं गोली मार दूंगा। वैसे अब वोट बैंक इलाका जैसा हो गया है, मेरे इलाके में घुसे तो गोली मार दूंगा। हर्षवर्धन त्रिपाठी, शरद प्रधान जी, आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी कैसी पार्टियां हैं जो कि हाल फिलहाल में अचानक से उठ खड़ी हुई हैं आपके वोट को साफ करने के लिए, आगे बताएंगे न्यूज की पाठशाला में। वक्त एक ब्रेक। आप देख रहे हैं न्यूज की पाठशाला और अब क्लास लगाते हैं उन छोटी छोटी पार्टियों की जिन्होंने चुनाव को एक कारोबार बना लिया है। हम आपको छोटी पार्टियों का पहले आंकड़ा दिखाते हैं। पूरे देश में अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां 1786, जी हां 1786 हैं। और ये आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं 2017 के विधानसभा चुनाव का। उत्तर प्रदेश में 474 अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां थी। पार्टियां छोटी हैं पर बिजनेस बड़ा करती हैं। उत्तर प्रदेश में अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियां साल दर साल, चुनाव दर चुनाव कैसे लगातार बढ़ती रही हैं, मैंने पहले भी इसका जिक्र किया था, वो उस आंकड़े पर नजर डाल लीजिए। 2002 में ऐसी महज 75 पार्टियां थी। 10 साल बाद 2012 में अगर ऐसी पार्टियों के आंकड़े पर नजर डाले तो 204 हो गई थी। और 5 साल के अंदर अंदर, यानी कि 2012 से 2017 के बीच में ये आंकड़ा डबल हो गया, यानी कि दुगना। 204 से ये 474 पर, यानी कि दुगने से भी ज्यादा हो गया। यूपी में छोटी पार्टियों के कैंडिडेट कितने हैं? 2002 में ये आंकड़ा था 1332 और 10 साल के अंदर ये भी दुगना हो गया, यानी कि 2012 में ये आंकड़ा था 2700। अब नजर डालते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में। यूपी में उस वक्त करीब 280 छोटी छोटी पार्टियां थी। इनमें वोट कितना पड़ता है? महज 10,000, बल्कि 10,000 से भी कम वोट, औसतन 10,000 से भी कम वोट इनको मिलते हैं। पर इनका मेन काम होता है वोट काटना, क्योंकि इनके नाम होंगे किसी बड़ी पार्टी के नाम से मिलते जुलते, या फिर ये जो कैंडिडेट खड़ा करेंगे, अगर कहीं से अमित सिंह खड़ा हो रहा है तो वो अमित कुमार सिंह को खड़ा कर देंगे। तो यूपी में कुल वोट 8,57,00,000। आदर्शवादी कांग्रेस पार्टी ने 838 वोट लिए। एक और थी अंडमान निकोबार जनता पार्टी, लिया उन्होंने सिर्फ 201 वोट। हम सबकी पार्टी 1,400 वोट से जरा सा ज्यादा इनको मिला। ज्वाला दल 1,572 वोट, महज इतने वोट मिलते हैं इनको, 2,000 वोटों से भी कम। कर्तव्य राष्ट्रीय पार्टी 512 वोट। नाम देखते रहिए, खुसरो सेना पार्टी, सबसे अच्छी पार्टी, नेशनल फ्रंट, नेशनल 50-50 फ्रंट है वो, क्योंकि वो 50-50 कभी इस पार्टी के साथ भी हो सकता है, कभी उस पार्टी। तो उन्होंने साफ कर दिया अपने नाम में कि हम 50-50 फ्रंट हैं। हमें कोई भरोसा नहीं है कि हम कहां रहेंगे कहां नहीं रहेंगे। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी, उन्होंने बोल दिया हम व्यापारी पार्टी हैं। राइट टू रिकॉल पार्टी भी है एक उत्तर प्रदेश में, और एक पार्टी है जिसको 882 वोट मिले। उस पार्टी ने बोला है कि हम हैं साफ पार्टी।
1360 वोट मिले हैं, सबसे अच्छी पार्टी। एक और पार्टी का नाम आपको जानना बहुत जरूरी है, उसका नाम है अपनी जिंदगी अपना दल। और आखिर में ये पार्टी जिसमें आपको शायद पता भी ना चले कि कैंडिडेट कौन है, क्योंकि ये है अनजान आदमी पार्टी। ये एक आम आदमी पार्टी है, ये अनजान आदमी पार्टी लाके उन्होंने खड़ी कर दी। पर अगर हम आज देखें जो ऑपरेशन मुख्यमंत्री में सबसे बड़ी चीज क्या निकल करके आई है, संजय निषाद, ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता, जब हमने इन्हें बेनकाब किया तो ये तिलमिला गए, क्योंकि सच का सामना करना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। हथकंडे क्या थे? स्टिंग झूठ है, आवाज मेरी नहीं है, आपने बदल करके दिखाया है, हम मुकदमा कर देंगे, आपकी औकात ही क्या है। भाषा चाहे जैसी भी हो, कैमरे में जो कैद हुआ उस सच्चाई को कैसे झुटलाएंगे? मुझे बताइए, ये सब गलत आप नहीं, मुझे नहीं, स्टिंग ऑफिसर ये सब गलत है। कहा है कैमरे में, नहीं कुछ नहीं, आप सब मुझे गलत बताइए, है, आप सब झूठ है, सब झूठ है, नहीं कैमरा झूठ सब थोड़ी बोलेगा। झूठ है। ये अच्छा ये बताइए कि सब रिपेयर किया गया, सब रिपेयर किया था, उसे मुकदमा कर देंगे, हम करेंगे। तो वो आप नहीं थे? नहीं मैं नहीं जो था। आप जो बोल रहे हैं, मैं नहीं, मैं तू आपका मैं जो भी आप फरौत कर रहे हैं, मैं आप कल जिस जो भी पैसों के बोला लिए हूँ, पार्टी बनाई थी आपने। मैं जो भी बोला हूँ ऑन रिकॉर्ड बोला हूँ यहाँ, बस वो सब झूठ है, सब गलत है। ऐसी धमकी, ऐसी डींगे बहुत वक्त से हम सुनते भी आए हैं, आगे भी ऐसे सुनते रहेंगे। पर मकसद इसका बहुत साफ था कि आपके वोट को बेचने का हक किसी के पास नहीं होना चाहिए। आप अपना वोट का इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि आपके मुद्दों की, आपकी जिंदगी की, आपके विकास की बात की जाए। अगली बार जब आप ईवीएम के सामने खड़े हो तो इन नेताओं ने जो छिपे कैमरे में बोला है उस बात को याद रखिए और वोट उसको दीजिए जो आपके हक की बात करे, ना कि अपने विकास की। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।